Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. As you know, we have started the fourth chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Catering and Food Service Management. And this video is going to be part 2 of this chapter. So, अभी हम देख लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो हमने टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम तक पढ़ लिया था, मतलब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेन्यू प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ फूड सर्विस, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, कि अगर आप केटरिंग और फूड सर्विस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्कोप्स फिर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे करियर्स इन द केटरिंग एंड फूड सर्विस इंडस्ट्री, की क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं केटरिंग और फूड सर्विस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रीवियस वीडियो में हमने मेन्यू प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया था कि मेन्यू होता क्या है और मेन्यू प्लानिंग करते समय क्या क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अ मेन्यू, कि एक मेन्यू के क्या क्या कार्य होते हैं। तो दो इसेंशियल वर्क्स होते हैं, दो इसेंशियल फंक्शन होते हैं एक मेन्यू के। सबसे पहला तो है इट इन्फॉर्म्स द कस्टमर और कंज्यूमर अबाउट व्हाट इज़ अवेलेबल। मेन्यू देख के ही आप जब भी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आप मेन्यू देख के ही पता करते हो कि इस रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है, क्या क्या फूड अवेलेबल है ना। तो जो हमारा मेन्यू होता है, सबसे पहले तो कस्टमर को ये बताता है कि क्या क्या फूड अवेलेबल है। दूसरा, द केटरिंग स्टाफ अबाउट व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद वो केटरिंग स्टाफ को, मतलब जो भी लोग उस रेस्टोरेंट में या होटल में खाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनको भी ये पता चलता है कि आखिर उन्हें बनाना क्या है। ठीक है, और उस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन फिर करते हैं। A well-planned menu reflects careful thought. It represents 3 points of view. एक वेल प्लान्ड मेन्यू बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, मतलब एक जो हमारी वेल प्लान्ड मेन्यू होती है वो 3 बातों को दिखाती है। पहली बात ये होती है कि द कस्टमर गेट्स वैल्यू फॉर मनी इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व्ड, वेराइटी एंड द पैलेटेबिलिटी as well as the way the food is served। जो हमारा कस्टमर है उसको अपने पैसे की वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब अगर कस्टमर ने अपना पैसा लगाया है तो उसे ये संतुष्टि भी मिलनी चाहिए कि चलो हमने पैसा लगाया तो हमें उसके बदले में अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाने को मिला। ठीक है, तो आपका जो फूड की क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है, वो कैसे सर्व किया गया है, उसकी वैरायटी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी मेन्यू बनाते समय, ताकि कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जा सके। सेकेंड है द एम्प्लॉयज़ हु हैव टू ट्रांसलेट द रिटन मेन्यू इनटू द एक्चुअल फूड प्रोडक्ट्स। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो होटल में खाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनका क्या काम होता है, उनका ही तो मेन काम होता है, वही तो मेन्यू में लिखी हुई चीज़ों को फाइनल फूड प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, वही तो फाइनल फूड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, है ना। फूड प्रोडक्ट्स को कौन बनाता है? हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं। तो उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर हमने जो मेन्यू बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज़ को रखें। तीसरा है द मैनेजमेंट हु गेट सेटिस्फैक्शन इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, गुड रेपुटेशन, satisfied customers who will come back to the establishment। अब मैनेजमेंट को भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, जब कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो मैनेजमेंट को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैनेजमेंट को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? जब उसे प्रॉफिट होता है, उसके जो होटल है, उसका जो रेस्टोरेंट है, उसकी रेपुटेशन जब बढ़ती है, जब वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है उसका रेस्टोरेंट, तब मैनेजमेंट को क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक मैनेजर को सेटिस्फैक्शन मिलती है। और उसे इससे भी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि उसने कितने ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया।
जब आपके होटल से कस्टमर सेटिस्फाई होके जाएगा तभी तो वो दोबारा आपके यहाँ आएगा, और जब वो दोबारा आएगा तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, आपकी होटल की रेपुटेशन भी अच्छी होगी, और फिर आपके पास बहुत सारे और भी कस्टमर्स आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं मेन्यू बनाते समय। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ अ मेन्यू प्लानिंग। मेन्यू प्लानिंग के क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि ये लेबर से सेविंग है। अगर लोगों को पता होगा, काम करने वाले को पता होगा कि उसे क्या क्या बनाना है, तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उसके श्रम की बचत होगी। टाइम सेविंग है, समय की भी बचत होगी, उसे पता है क्या बनाना है तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा बाकी की चीज़ें सोचने में, अपना दिमाग लगाने में। फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ये जो मेन्यू होती है ना, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। आपको पता होता है कि मेन्यू में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बजट बना लेते हो। ठीक है, जो होटल का मैनेजर होता है, ऑनर होता है, वो अपना बजट बना लेता है और उसी हिसाब से फिर वो पैसा लगाता है। तो इस तरह से मेन्यू जो होता है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है मैनेजमेंट इन फूड सर्विस, भोजन सेवा में प्रबंधन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स थ्रू वेरियस इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप उपलब्ध संसाधनों से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो। आपके पास जितने भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उन्हीं से आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो। Essentially, it involves taking decision in order to achieve goals. अब देखो, गोल्स को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मैनेजर को, एक ऑनर को ये पता होना चाहिए कि उसे कब क्या डिसीजन लेना है। दिस इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन और एंड नॉन ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस। अब ये जो मैनेजमेंट है सिर्फ एम्प्लॉयज़ का या एम्प्लॉयज़ का ही नहीं होगा, उसमें ह्यूमन मतलब एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करना है एक मैनेजर को, और उसके बाद जो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उन सब चीज़ों को भी मैनेज करना है कि टेक्नोलॉजी सही से काम कर रही है या नहीं। अगर कोई मशीन बिगड़ी है तो उसको बनवा दिया जाए। वो सारी चीज़ें कौन देखता है? मैनेजर देखता है। जो ह्यूमन है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग खाना बना रहे हैं, जो खाना सर्व कर रहे हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी कौन ध्यान रखता है? मैनेजर ध्यान रखता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस में, मैनेजमेंट में हर बात का मैनेजर को ध्यान रखना होता है। These resources in general are known as 6Ms। जो मैनेजमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको 6M के नाम से जाना जाता है। ये 6M कौन से हैं? पहला M है मनी। मनी मतलब पैसा। पैसा रिसोर्स है, पैसे के बिना आप कोई भी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकते, तो पैसा तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मटेरियल, आपके पास सामान भी होना चाहिए, जिससे तरह तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। फिर मैन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास एम्प्लॉयज़ भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। आपके पास मशीन्स होनी चाहिए। मिनट्स मतलब यहाँ पे टाइम से है कि आपको टाइम को भी मैनेज करना होगा। टाइम भी एक तरह का रिसोर्स ही है। फिर है मार्केट, आपको ये भी देखना होगा कि जो खाना आप अपने यहाँ दे रहे हो, जो फूड सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी मार्केट में कितनी मांग है। आपको, अगर आपने बहुत अच्छा खाना भी बना लिया लेकिन वहाँ पे लोगों में उस फूड की डिमांड ही नहीं है, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो मार्केट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लास्टली आपको फूड कहाँ पहुँचाना है? मार्केट में, और यहीं से आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इंक्लूड्स सेवरल फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेटिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर प्रोसेस। लेट अस ब्रीफली डिस्कस ईच ऑफ दिस। अब देखो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो या कोई भी अदर इंडस्ट्री हो, मैनेजमेंट तो हर जगह ज़रूरी होता है। तो जब मैनेजमेंट की बात आती है तो एक मैनेजर को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं।
उन कार्यों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ब्रीफली डिस्कस किया गया है। तो उन कार्यों को हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, प्लान बनाना होता है कि आखिर करना क्या क्या है। दिस इज़ अ बेसिक एंड क्रूशियल फंक्शन। सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ये। ऑल अदर फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द प्लानिंग। बाकी के सारे फंक्शंस, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोटिवेशन होता है, ये सारे जो है प्लानिंग पे ही डिपेंड करते हैं कि आपने प्लान कितना अच्छा किया था। The objective of planning is to think in advance, determine clear objective and policies, and select an appropriate course of action in order to accomplish the goals. प्लानिंग में क्या किया जाता है, एडवांस में ही सोच के रखा जाता है, अपने गोल को एकदम क्लियर करके रखा जाता है। आपके लक्ष्य क्लियर होने चाहिए, आपके क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है, ये सारा कुछ आप प्लानिंग के समय ही क्लियर कर लेते हो। फिर आप एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करते हो कि अब मुझे क्या काम करना है। ठीक है, मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया, अब मुझे काम कैसे करना है, ये चीज़ आप देखते हो। ठीक है, और इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। In planning, we ask questions such as what to do, where to do, when to do, and who will do it, how to do it. सबसे पहले आप पूछोगे what to do, करना क्या है। प्लानिंग में सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है। फिर आप देखते हो कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे मैं ये काम करूँगा तो ये काम ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। फिर when to do, कब ये काम करना है, काम करने का टाइम क्या होगा। हु विल डू इट, ठीक है, काम मुझे पता चल गया क्या काम करना है, कहाँ करना है, कब करना है, लेकिन ये काम करेगा कौन और काम कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के समय ही डिसाइड कर ली जाती हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। This involves identifying the task of the organization and dividing it into positions and the jobs and tasks. Each position demands grouping together workers of one particular skill and ability together in order to use human resource and other resources effectively and efficiently. देखो, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है, इसमें पहले आपको टास्क को पहचानना होता है कि काम क्या करना है, काम क्या है मेरा। ठीक है, और फिर उस काम को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आप डिफरेंट तरह के लोगों को जॉब पे रखते हो, आप कामों को लोगों में डिवाइड करते हो। आपके पास जितने भी लोग हैं काम करने के लिए, आप उनकी स्किल्स के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम दे देते हो और ग्रुप भी बना देते हो वर्कर्स के। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जब आप उनकी स्किल्स के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम देते हो, तो आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर लेते हो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपका काम करेंगे, आप उनको मैनेज कर लेते हो। और जब आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेज हो जाता है तो अदर रिसोर्सेज भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, Organizing serves as a link between various other functions of management. जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वही बाकी जो और फंक्शंस होते हैं उनमें लिंक बनाता है, उनको आपस में जोड़ता है। फिर बात आती है स्टाफिंग की। स्टाफिंग यानी कि स्टाफ रखना, किन किन लोगों को आप नौकरी पे रखोगे अपने यहाँ। दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग एंड ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब जो भी आपके पास लोग हैं काम करने के लिए, आप उनको रखते हो, उनकी स्किल्स को देखते हो, उनकी एबिलिटी को देखते हो, फिर उनको ज़रूरत पड़ने पे ट्रेनिंग भी देते हो। It is important to hire person with the required knowledge and skills so that the desired result are obtained in accordance with the goals and objectives. अब एम्प्लॉयर को रखते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपको किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, आपको उसका नॉलेज है, जो उसकी स्किल है, आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, अगर आपको एक शेफ़ रखना है तो आप ये देखोगे कि जो व्यक्ति आप रख रहे हो वो कितना अच्छा खाना बनाता है, वो इंग्रेडिएंट्स को कितने अच्छे से मैनेज करता है, उसको
तरह तरह के इक्विपमेंट, तरह तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आता भी है कि नहीं, ठीक है। तो जब आप उसकी नॉलेज और स्किल्स को ध्यान में रख के लोगों को हायर करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब है डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन। निर्देशन देना मतलब डायरेक्शन देना और लोगों को कार्य सौंपना। दिस रिक्वायर्स द स्किल एंड एबिलिटी फॉर मेकिंग डिसीजन क्विकली ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। अब डायरेक्शन कौन दे सकता है? वही लोग डायरेक्शन दे सकते हैं जिनका जो डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छा हो, जो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हों। वही लोग दूसरों को निर्देशन, दूसरों को डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। डेलीगेशन इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वर्कलोड्स टू appropriately qualified individuals at various level विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन में दूसरे लोगों को कार्य सौंपा जाता है जिससे किसी एक पे वर्कलोड न पड़े। तो डिफरेंट जो क्वालिटी के लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, तो उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको कार्य को बांट दिया जाता है, ठीक है। Directing also involves looking after the interest of staff and not just the interest of the organization. जो डायरेक्टिंग है मतलब जब आप निर्देशन देते हो, जब किसी को कोई आदेश देते हो, तो सिर्फ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही, अपनी संस्था का ही लाभ नहीं देखते, आप उस व्यक्ति का भी लाभ देखते हो जो आपके लिए काम कर रहा है। आपके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपको उनका भी फ़ायदा देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में इनका नुकसान कर दो। फिर है कंट्रोलिंग। दिस एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट कंट्रोल विच इज़ वेरी इसेंशियल एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशन। देखो फिर इसमें जो कंट्रोलिंग होता है इसमें कॉस्ट पे भी कंट्रोल किया जाता है, पैसे पे भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि पैसे पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है आपका जो संस्था है, जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, वो बिना पैसों के नहीं चलेगी, तो इस पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। जितने भी इनकम के सोर्सेस हैं, जितने भी इनकम के ज़रिया है आपके, जितने भी इनकम हो रही है, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सबकी निगरानी करनी चाहिए और उनको कंट्रोल भी करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। दिस फंक्शन हेल्प इन इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या किया जाता है? इसमें हर डिफरेंट एक्टिविटी को एक साथ लिंक कर दिया जाता है। आपने जब स्टाफ रखा था तो आपने अलग अलग लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें रखा था, फिर आपने कार्यों को बांट भी दिया था, लेकिन आपको फिर उन कार्यों को जोड़ना भी आना चाहिए कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। उनको पता होना चाहिए कि कैसा काम हो रहा है। जैसे अगर कोई मेन्यू बना रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने स्टाफ्स हैं, कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें मिल सकते हैं। तो जब स्टाफ से उनकी बातचीत होती रहेगी, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, तभी तो वो जानेंगे कि क्या क्या हमारे पास कितने स्टाफ्स हैं, हमारे पास कितना मतलब कैसा खाना बन सकता है, कैसे इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो सब हर कोई को अपना अलग अलग काम करते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सकती है कि भले सब लोग अलग अलग काम कर रहे हों, लेकिन आपस में सब जुड़े होने चाहिए, सब एक दूसरे की हेल्प करते रहने चाहिए। फिर आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। दिस रिक्वायर्स कीपिंग द डिफरेंट अथॉरिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेरियस टास्क थ्रू रिपोर्ट्स, पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स। आप रिपोर्ट में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जिसके थ्रू मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को ये पता चलता रहता है
कि क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ हो रही थी, हमने कितना फ़ायदा कमाया, कितना हमें नुकसान हुआ। दिस नीड टू बी डन टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। अच्छे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर आपको पता होगा, आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले सालों में मुझे फ़ायदा हो रहा था, इस साल अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो क्या वजह है। आप उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो रिपोर्ट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है बजट बनाना, बजटिंग। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग फूड सर्विस एंड केटरिंग। फूड सर्विस और केटरिंग के अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके लिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। All activity are planned and undertaken keeping in the mind of finance available. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी संस्था जब बनाई जाती है, कोई भी एक्टिविटी जब प्लान की जाती है, तो दिमाग में यही रखा जाता है कि उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें कितना पैसा मिलेगा और हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है इस एक्टिविटी में खर्च करने के लिए। Budgeting involves planning for allocation and use of finance resources and accounting. जो बजटिंग होता है ना, इससे हम पैसे भी बचाते हैं और जब हमारे पास पैसे बचे रहेंगे तो हम अदर प्लानिंग्स में और भी दूसरी प्लानिंग्स में हम उन पैसों को लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रिपेयरिंग फॉर ए करियर। जब भी आपको केटरिंग और फूड सर्विस इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है एन इंटरेस्ट इन फूड एंड रेगुलर अपडेट्स ऑफ ट्रेंड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल cuisines। आपको नेशनल और इंटरनेशनल cuisines के में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको फूड में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि लोग आजकल क्या खा रहे हैं, क्या क्या खाना ट्रेंड में है। ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फूड की क्वालिटी पे फोकस करे। वो ये ध्यान रखे कि फूड की क्वालिटी कैसी है, फूड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन करते टाइम साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, मार्केट में फूड की वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, और उस कीमत पे भी कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कीमत को एकदम ही बढ़ा दिया जाए कि आम आदमी उसको अफोर्ड न कर पाए, या फिर कीमत को इतना भी ना घटा दिया जाए कि इंडस्ट्री को ही घाटा होने लगे। तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखना आना चाहिए। ठीक है। फिर थर्ड है एबिलिटी टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड इन्फोर्स कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब जो वो व्यक्ति है जिसको फूड सर्विस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो उसके अंदर सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि फूड इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कैसे करना है उसको ये पता होना चाहिए, उसको फूड इस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना आना चाहिए, फिर उसको मेंटेन भी करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इस्टेब्लिश कर दिया और फिर आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने इस्टेब्लिश किया, उसको एक हाई लेवल पे पहुंचाया, फिर आपको उस लेवल को मेंटेन करना भी आना चाहिए। और जो उसकी परफॉर्मेंस का लेवल है, मतलब आपकी फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत अच्छा आपको मुनाफा हो रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी हो रही है, तो आपको उसको बना के भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार रेपुटेशन एकदम ऊपर चली गई फिर एकदम नीचे दोबारा आ गई, नहीं, उस स्टैंडर्ड को बना के रखने की भी योग्यता होनी चाहिए। फिर फोर्थ है गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल। उस व्यक्ति के अंदर बातचीत करने की भी क्षमता होनी चाहिए, उसे लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। ठीक है। मान लो कहीं पे आप खाना खाने गए, आपको कुछ बेकार लगा खाना, आपने देखा होगा, तो उस समय क्या होता है कि जो भी मालिक होता है वो आपसे बातचीत करके आपको समझाने की कोशिश करता है, आपको काम डाउन करने की कोशिश करता है, होता है ना ऐसा। तो वही चीज़ है कि जो भी ऑनर है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए, कि अगर कोई कस्टमर थोड़ा नाराज़ भी है तो उसको कैसे संभाला जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर है गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी विद एन आई फॉर डिटेल। अब जो है उस व्यक्ति के अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए कि चीज़ों को, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और उसकी नज़र सब चीज़ पे होनी चाहिए। ठीक है। फिर है प्लीजेंट, चीयरफुल एंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी। जो वो पर्सन है जो फूड सर्विस इंडस्ट्री में है, एज अ ऑनर है, वो प्लीजेंट होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, और उसके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए। एनर्जेटिक मतलब कि हमेशा वो खुश मिजाज होना चाहिए, कामों को पॉजिटिवली देखने वाला होना चाहिए। ठीक है। चाहे आप, ज़रूरी नहीं कि आप ऑनर ही हो तभी आप खुश मिजाज हो, आप किसी भी लेवल पे फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उसमें अपना करियर बनाने जा रहे हो, तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़े, तभी भी आप कैसे रहो, एनर्जेटिक रहो। फिर है गुड कमांड ओवर इंग्लिश, अदर प्रीफर्ड लैंग्वेज, स्पेशली फॉरेन लैंग्वेजेस। अब आप जब फूड इंडस्ट्री में हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई फॉरेनर आ जाए, तो आपके पास फॉरेन लैंग्वेज पे भी कमांड होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स के साथ डील कर सको, अपनी कस्टमर की बात को समझ सको, उसकी डिमांड को समझ सको, है ना। और उसके साथ साथ इंग्लिश, आपको पता है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है, पूरे विश्व में बोली जाती है। तो इंग्लिश पे तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो इतना तो होनी चाहिए कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा पाओ। लास्ट है एबिलिटी टू बी ऑन योर फीट फॉर लॉन्ग आवर्स। आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि आप लंबे समय तक क्रियाशील रह सको, लंबे समय तक एक्टिव रह सको। देखो, फूड सर्विस इंडस्ट्री में आपको कोई भी पोस्ट मिल सकती है, हो सकता है आपको फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़े, तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक्टिव होना चाहिए, और लंबे समय तक कार्य करने के लिए भी रेडी होना चाहिए। आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि आप लंबे समय तक कार्य कर पाओ, लंबे समय तक एक्टिव रह पाओ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है कैरियर एवेन्यूज़, क्या क्या जीविका के अवसर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला है इन केटरिंग इंडस्ट्री एज फूड सर्विस सुपरवाइजर, कैफेटेरिया मैनेजर, केटरिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर एंड फूड सर्विस डायरेक्टर, असिस्टेंट फूड सर्विस डायरेक्टर। देखो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, उसमें डिफरेंट टाइप के पोस्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खाना ही बनाना है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। जैसे आप फूड सर्विस सुपरवाइज़र की तरह काम कर सकते हो, मतलब फूड सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जा रही है, कैसे प्रोवाइड की जा रही है, अच्छे से लोगों तक फूड पहुंच रहा है कि नहीं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव फूड पहुंच रहा है कि नहीं, ये सब निगरानी करना फूड सर्विस सुपरवाइज़र का काम होता है। आप किसी कैफेटेरिया के मैनेजर हो सकते हो, केटरिंग मैनेजर हो सकते हो, प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही हैं, वहाँ पे भी आप एज अ मैनेजर काम कर सकते हो। परचेज मैनेजर मतलब जहाँ से सामान खरीदा जा रहा है, किस कीमत पे खरीदा जा रहा है, कितनी लागत आ रही है, वो सब भी देख सकते हो। फूड सर्विस डायरेक्टर मतलब फूड सर्विस में जो भी डायरेक्शन देना है, आप वो भी कर सकते हो, और या फिर आप असिस्टेंट फूड सर्विस डायरेक्टर भी हो सकते हो। ठीक है। फिर एज अ शेफ़ इन होटल्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, आप बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में शेफ़ की तरह भी काम कर सकते हो। इन चार्ज ऑफ स्कूल, इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल कैंटीन्स। स्कूल्स में आपको पता है कि स्कूल्स में भी कैंटीन्स होती हैं, वहाँ पे भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो आप स्कूल में भी काम कर सकते हो, वहाँ पे बच्चों को उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस के अकॉर्डिंग खाना दे सकते हो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी फूड सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। हॉस्पिटल्स में जो कैंटीन्स होती हैं वहाँ पे भी फूड सर्विस दे सकते हो। आपको पता होना चाहिए, अगर आप इस फील्ड में काम करोगे तो आपको ये भी पता होगा कि हॉस्पिटल्स में जो जो रोगी हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको कैसा फूड देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है केटरिंग इन अम्यूजमेंट पार्क्स, केटरिंग इन नेशनल, स्टेट, रीजनल पार्क्स, केटरिंग फॉर एडवेंचर, इको टूरिज्म, केटरिंग फॉर थीम पार्टीज, प्रोडक्ट लॉन्च, बैंक्वेट्स, ऑफिशियल फंक्शंस।
बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, शादी होती हैं, पार्टियाँ होती हैं, जिसमें भी आप केटरर का काम कर सकते हो, आप केटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, फूड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि ऐसे कुछ पार्क्स होते हैं कि जब खोले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों को लोगों के मनोरंजन के लिए उनको खाना दिया जाता है, ठीक है। टूरिज़्म बहुत मतलब ऐसे जब जब टूरिस्ट आते हैं अलग अलग जगहों से, तो उनके लिए भी आप केटरिंग सर्विस दे सकते हो, ठीक है। फिर आप काम कर सकते हो मीडिया शो में। आपने देखा होगा कि टीवी में फूड से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें खाना बनाना सिखाया जाता है, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे बढ़ाया जाए, उसको भी देखा जाता है। तो आप मीडिया शो में भी काम कर सकते हो, आप टीवी में भी काम कर सकते हो, लोगों को खाना बनाना सिखा भी सकते हो। यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं। फिर है ऑन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। आप उद्योगकर्मी भी बन सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। धीरे धीरे फिर आप उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। स्पेशलिस्ट इन क्जिनोलॉजी। आप क्जिनोलॉजी में भी स्पेशलिस्ट हो सकते हो, लोगों को पाक कला के बारे में बता सकते हो कि खाना कैसे बनाना है, ठीक है। राइटिंग फॉर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया शोज़। मैगज़ीन में भी आप तरह तरह के फूड के बारे में लिख सकते हो, न्यूज़पेपर में, मीडिया शोज़ में भी आप फूड के बारे में बता सकते हो। फिर है कंसल्टेंसी। आप लोगों को परामर्श भी दे सकते हो कि कैसा खाना खाना चाहिए, खाना कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। कैसे खाना बनाया जाए कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म ना हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।